Hello everyone, welcome to Simplest Biology Hub. Today we are going to start the second part of the life lesson and life processes and that is respiration. लास्ट वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था जो लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का फर्स्ट पार्ट है. उसके अंदर हमने ह्यूमन रेस्पिरेशन देखा था. ह्यूमन बीइंग फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स. Out of them, first step we called ingestion, second is digestion, third is absorption and fourth is assimilation and after that egestion is there. So assimilation process, assimilation of food related to use of simple food. यूज ऑफ सिंपल फूड. तो सिंपल फूड क्या बना था? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करके बना था आपको शुगर, देन प्रोटीन को डाइजेस्ट करके बना था अमाइनो एसिड एंड फैट्स को डाइजेस्ट करके बना था फैटी एसिड. And by the process of absorption, all the simple food component now in blood. So अब blood से next process उसकी start होगी assimilation. Assimilation actually that is the part of respiration और respiration 2 kinds में complete होता है. Respiration completed in 2 kinds, 2 processes. First process we call breathing. And second process we called cellular respiration. First process we called breathing and second process we called cellular respiration. So firstly we discuss about breathing. What is actually breathing? Breathing is nothing but the exchange of gases और वी कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस. कौन से गैसेस एक्सचेंज करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग? हम कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करते हैं एंड ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं या हम बोलेंगे इनटेक करते हैं. तो इस बेसिस पे ब्रीदिंग की 2 प्रोसेस होती है. एक तो प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग की प्रोसेस. ब्रीदिंग कंप्लीटेड इन 2 प्रोसेस. फर्स्ट प्रोसेस वी कॉल्ड इनहेलेशन, दैट वी आल्सो कॉल्ड इंस्पिरेशन, in sometime inspiration, that pronunciation is also right. Second we called exhalation and another is expiration. These are the 2 processes which are completed under the heading of breathing. So inhalation means taking of CO2. We just take the taking of oxygen. We just take the oxygen from atmosphere. But oxygen लेते क्या बेटा हम atmosphere में? Taking of एयर आएगा यहाँ पे. टेकिंग ऑफ O2 नहीं आएगा बेटा, टेकिंग ऑफ एयर आएगा. तो जब हम सांस लेते हैं तब हम एयर को इनहेल करते हैं. हम पर्टिकुलर ऑक्सीजन चेक नहीं करते, ऑक्सीजन को हम इनहेल करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते. तो हम पूरी की पूरी इनहेल करेंगे एयर और उस एयर में से हम क्या लेंगे? सिर्फ ऑक्सीजन लेंगे. वो हमारी लंग्स के पास काम होता है. कैसे होता है हम आगे देखते हैं. ओके. एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या करेंगे? रिमूविंग ऑफ CO2.
तो हम CO2 को ही एक रिमूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, एक्टिविटीज़ होती है, एंड ड्यूरिंग दैट बायोकेमिकल रिएक्शंस एंड बायोकेमिकल एक्टिविटी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट एज अ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, हमारे लिए तो कोई काम नहीं, क्योंकि हम तो कोई फोटोसिंथेसिस करते नहीं है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर फेंकना रहता है। कैसे बनता है हम अभी यहाँ पे देखेंगे आगे इसी वीडियो में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकने की जो प्रोसेस है दैट वी कॉल एक्सहेलेशन और expiration. So inhalation is taking of oxygen or taking of air, and exhalation means removing of CO2 from the body. These two processes of the breathing, means breathing is not a respiration. Breathing is not a respiration. Respiration related to the cellular respiration. Respiration term related to our cellular respiration. तो ठीक है, ब्रीदिंग क्लियर हुआ बेटा आपका? ब्रीदिंग सिर्फ होता है किसके थ्रू? नॉस्ट्रिल के थ्रू होता है। कैसे होता है आगे देखते हैं। चलो, नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा इधर देखते हैं तो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑल सिंपल फूड कंपोनेंट रीचेस टू सेल। ऑल सिंपल फूड कंपोनेंट लाइक योर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड रीचेस टू सेल थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू वो सेल के पास जाएगा। नाउ सेल ब्रेक द ग्लूकोज, सेल break the glucose and release energy, और किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज करेगा? वो एनर्जी रिलीज करेगा ATP के फॉर्म में। ATP का फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रही है कहाँ पे हो रही है बेटा? इनसाइड द सेल हो रही है। और किसके हेल्प से हो रही है ये प्रोसेस? जो हो रहा है ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ O2। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन के क्या ऑक्सीजन ही जरूरी है ये आगे देखते हैं, बट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपका ATP रिलीज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है और प्रोसेस हो रही है इनसाइड द सेल। प्रोसेस है रेस्पिरेशन की, क्योंकि ऑक्सीजन का उसमें यूटिलाइज किया गया है। दैट्स वाई द होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इसलिए होल प्रोसेस को सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। जैसे मैं हाथ से मार्कर से लिख रही हूँ तो ये मेरा हाथ वर्किंग कर रहा है। तो ये जो हाथ की जो सेल्स है बेटा, इस हाथ की सेल्स के पास फूड मटेरियल पहुँच गया ब्लड के थ्रू, और यहाँ पे सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है, और सेल्यूलर रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है ATP के फॉर्म में, एंड दैट एनर्जी आई यूटिलाइज फॉर द मूवमेंट ऑफ द हैंड। मैं जो मूवमेंट कर रही हूँ तो ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन के द्वारा जो ATP जनरेट हुई है उसका यूटिलाइजेशन करके मैं मूवमेंट कर रही हूँ। तो चलो, एक्चुअल ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस मीन्स सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती कैसे है देखते हैं। हमारे पास क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहाँ है? सेल के अंदर, इनसाइड ऑफ सेल। तो ये सेल है बेटा, है ना? इस सेल का न्यूक्लियस है और ये सेल का साइटोप्लाज्म है। इस सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर आपका ग्लूकोज आ गया विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ग्लूकोज आ गया तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाएगा सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। इन साइटोप्लाज्म ब्रेक डाउन होगा इन अब्सेंस ऑफ O2 मीन्स जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेक डाउन होगा तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, वो बिना ऑक्सीजन का भी ब्रेक डाउन हो सकता है। तो बिना ऑक्सीजन का ब्रेक डाउन होगा तो उस प्रोसेस को कहा जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को कहा जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन।
मीन्स रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, रेस्पिरेशन की ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोसेस, वी कॉल द अनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने 8th क्लास में, लोअर क्लासेस में ऑलरेडी देखा है कि रेस्पिरेशन इज ऑफ 2 काइंड, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। उसका डिफरेंस भी हम आगे देखते हैं। ओके, तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो कन्वर्ट हो रहा है वो पायरुवेट में, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है? ये 3 कार्बन कंपाउंड है बेटा, ये 3 कार्बन कंपाउंड है। ये क्या होता है 3 कार्बन कंपाउंड? देखते हैं चलो। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6। तो ग्लूकोज के पास कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन को 3 कार्बन में कन्वर्ट करना है, तो 2 पायरुवेट बनेंगे, मतलब ये 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे इसके 3 कार्बन की चेन बनानी है, तो मैं क्या करूँगी? 2 चेन बनाऊंगी 3-3 कार्बन की। ये 3-3 कार्बन की 2 चेन हो गई, मीन्स यहाँ पे क्या बना? 2 पायरुवेट बना। अब ये पायरुवेट कहाँ बना? साइटोप्लाज्म के अंदर ही बना, साइटोप्लाज्म के अंदर ही बना। तो अब ये पायरुवेट किस तरह से डिवीजन में जाता है, उसके बेसिस पे आपका रेस्पिरेशन डिसाइड होता है। ये पायरुवेट किस तरह से डिवीजन में जाता है, क्योंकि अभी तो एनर्जी रिलीज नहीं हुई। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है ना बेटा, वो होती है सिर्फ 2 ATP, वो आगे देखते हैं हम। तो अभी पूरी तरीके से एनर्जी रिलीज नहीं हुई। अब अगर ये पायरुवेट को इन अब्सेंस ऑफ O2 हुआ, इन अब्सेंस ऑफ O2, यहाँ तो अब्सेंस ऑफ O2 में हुआ, फिर भी उसको फिर से ऑक्सीजन नहीं मिला, पर उसका पायरुवेट का ब्रेकडाउन हो गया। तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में अगर उसका ब्रेकडाउन हुआ तो बनता है इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और एनर्जी कितनी निकल रही है यहाँ पे? ATP के फॉर्म में, 2 ATP के फॉर्म में एनर्जी निकल रही है। एनर्जी का फॉर्म हमने देखा है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ATP का फुल फॉर्म है। तो इथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी हो रही। तो जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके इथिल अल्कोहल बन रहा है, फाइनल अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके इथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड बना। यहाँ पे देखो ये बायोकेमिकल रिएक्शन, एक बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा बेटा? ऑब्वियसली ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा। कैसे मिक्स होता है आगे देखते हैं, है ना। ऑब्वियसली गैस के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा और एक्सेलेशन प्रोसेस के थ्रू बाहर फेंका जाएगा। तो इथिल अल्कोहल बना। तो इथिल अल्कोहल ये जो प्रोसेस कहलाती है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है बेटा, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन प्रोसेस भी कहा जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में आपका इथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी बन रही है। अगर ये ग्लूकोज को, ये पायरुवेट कन्वर्ट हुआ, अब ये इसको इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिला, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन मिल तो रहा है पर जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी क्वांटिटी नहीं मिल रहा है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा लैक्टिक एसिड, ये बनाएगा लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। और लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा? ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये प्रोसेस होती है इन मसल्स, इन मसल्स, हमारे मसल्स में ये प्रोसेस होती है। तो कैसे होगी बेटा? कि जैसे अगर हमें पता है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है और हमने एक ही दिन में बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, या एक ही दिन में हमने बहुत सारा फिजिकल वर्क कर दिया, तो हमें क्या होता है? मसल्स में आपकी क्रैम्प हो जाती है, नहीं तो मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाता है, फटीग हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन आ जाना, फटीग हो जाना किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि ग्लूकोज, एनर्जी चाहिए थी बॉडी को जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करने के लिए, बॉडी को जल्दी जल्दी एनर्जी चाहिए थी और बॉडी इतनी जल्दी जल्दी एनर्जी गेन नहीं कर पाई। तो जब ग्लूकोज आपका इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मीन्स ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिल पाया, कंप्लीट आपका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो इसके अब्सेंस में आपका कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में, कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में। और फिर ये लैक्टिक एसिड क्या हो गया? लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो गया मसल सेल्स के अंदर, और एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन आ गया। और अगर ग्लूकोज, ये दूसरी कंडीशन है, बट अगर ग्लूकोज को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिला, मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ O2, उसको सफिशिएंट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिला, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी।
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन को प्रोसेस को ही कहा जाता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये वाली प्रोसेस कोई एरोबिक में नहीं आएगी, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस वाली। मीन्स अगर ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के तो इथिल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा एंड ट्रिमेंडस अमाउंट पे एनर्जी मिलेगी। मीन्स आपका अनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP निकल रहे हैं एक ग्लूकोज से, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके 38 ATP निकलते हैं एक ग्लूकोज से। एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होके 38 ATPs आपके रिलीज होते हैं, जबकि अनएरोबिक में ओनली 2 ATP रिलीज होते हैं। इतना कम क्वांटिटी में एनर्जी वहाँ पे रिलीज हो रही है। तो रेस्पिरेशन सेल के अंदर 3 तरह से हो सकता है, डिपेंड करता है सेल कौन सी है। ये जो प्रोसेस हो रही है फर्मेंटेशन की प्रोसेस, ये बेटा होती है ईस्ट के अंदर, ये होती है ईस्ट के अंदर। ध्यान रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन MCQs पूछा जाता है। तो ईस्ट के अंदर फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट के अंदर एनेरोबिक रेस्पिरेशन होती है। तो समझ कैसे आएगा, जैसे आप कोई बेकरी आइटम्स देकर बना रहे हो, या बेकरी जैसे डो बनाते हैं, वो उससे ब्रेड बनाते हैं, पाव बनाते हैं, तो उस दौरान उस डो के अंदर क्या हो जाता है, इथिल अल्कोहल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस हो रही है, मीन्स ईस्ट जो डालते हैं हम उसके अंदर, ईस्ट इज अ फंगी, है ना, ईस्ट इज अ फंगी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो वो फर्मेंटेशन करती है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन करती है एंड वहाँ पे इथिल अल्कोहल क्रिएट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो आपने देखा होगा कि जब भी बेकरी आइटम बेक किए जाते हैं तो उसके अंदर बहुत छेद बनते हैं, छोटे छोटे छेद बनते हैं। टोस्ट के अंदर आपने देखा होगा, ब्रेड के अंदर, पाव के अंदर जो छेद बनते हैं वो छेद बनते हैं ड्यू टू रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उस डो के अंदर जहाँ जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था, बेक करने की वजह से, गर्म करने की वजह से वो उड़ गया, उस जगह से रिमूव हो गया, और उड़ गया तो उसने अपनी जगह खाली कर दी, जिसकी वजह से वहाँ पे छेद आपको दिखाई देते हैं। ओके, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन कहाँ, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कहाँ हो रहा है, मसल सेल्स के अंदर। तो मसल सेल्स के अंदर फटीगनेस आ जाता है या फिर आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है। और O2 जनरल हमारी ऑल ओवर द बॉडी, जैसे मेरे हाथ वर्किंग कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा मुंह वर्किंग कर रहा है, तो यहाँ की जो सेल्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है, हाथ की जो सेल्स है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है। मैं सांस ले रही हूँ तो जो मेरी लंग्स की सेल्स है या अदर जगह की जहाँ से जो जो हेल्प करता है सांस लेने के लिए, वो सेल्स है एरोबिक रेस्पिरेशन कर रही है। मीन्स ऑल ओवर द बॉडी नियर अबाउट आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जहाँ से 38 ATP आपके रिलीज होती है। प्रोसेस कहाँ हो रही है, इनसाइड द ईच एंड एवरी सेल। ओके, तो हमने कहा कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, मींस फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर ही। तो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है? नहीं बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक तो साइटोप्लाज्म में होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक तो साइटोप्लाज्म में होगी, बट इसके आगे की जो प्रोसेस होगी वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। वो आगे की प्रोसेस होगी वो होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ा था 9th क्लास में, आपको पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। सो व्हाई वी कॉल टू द माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होके 38 ATP रिलीज हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। कहाँ से रिलीज होती है? माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया वी कॉल द पावर हाउस ऑफ सेल। तो ये जो प्रोसेस कहलाती है, ये जो प्रोसेस है बेटा, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, दैट प्रोसेस वी कॉल ग्लाइकोलिसिस। उस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। देन ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका बनता है यहाँ पे क्रेब साइकिल होती है। कैसे होती बताती हूँ मैं, ग्रेब साइकिल। एंड देन नेक्स्ट आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसके थ्रू आपकी एनर्जी रिलीज होती है। वो हम आगे देखते हैं कैसी होती है। कहाँ हो रहा है ये ग्लूकोज, मीन्स यहाँ पे होगा ग्लाइकोलिसिस, यहाँ पे होगा ग्लाइकोलिसिस, और ये सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा आपका क्रेब साइकिल,
एंड ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC भी कहा जाता है उसको। ओके, सो इस तरह से ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। चलो वन बाय वन कैसे होता है एक्चुअल प्रोसेस वो देखते हैं। वन बाय वन एक्चुअल प्रोसेस आपकी कैसी हो रही है वो देखते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस देख ले बेटा। एरोबिक रेस्पिरेशन अनएरोबिक रेस्पिरेशन हमने देख ही लिया, इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन, कभी 2 नंबर के लिए या कभी 3 नंबर के लिए क्वेश्चन जनरेट होता है। तो चलो देखते हैं क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। बट हमने तो बोला कि एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, बट मेजर पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, दैट्स व्हाई वी राइट डाउन हियर माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, और अनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। सेकंड, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ CO2, सॉरी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज टोटली ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है एंड एनर्जी रिलीज कर रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। इनकम्प्लीट क्यों हो रहा है बेटा, या तो लैक्टिक एसिड बन रहा है या तो इथिल अल्कोहल बन रहा है। मीन्स आपका जो प्रोडक्ट हमें मिले थे, जो प्रोडक्ट के द्वारा हमने रेस्पिरेशन किया था, वही के वही प्रोडक्ट हमें पूरी तरीके से नहीं मिल रहे, तो इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन आपका कहीं ना कहीं हो रहा है। तीसरी प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या करता है, इट रिलीज 38 ATP बाय 1 glucose, and anaerobic respiration it release 2 ATP by 1 glucose। मीन्स 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से यहाँ पे 38 ATP आपको मिलेंगे और यहाँ पे 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 ATP मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट, एंड प्रोडक्ट of it is, means end product of the aerobic respiration is carbon dioxide and water and energy obviously, and यहाँ पे end product क्या आएगा, end product is ethyl alcohol and CO2, एंड प्रोडक्ट इज इथिल अल्कोहल एंड CO2। सो ये 4 बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको माइंड में रखनी है बेटा। ओके, तो रेस्पिरेशन देख लिया हमने, एरोबिक टाइप अनएरोबिक टाइप। तो चलो देखते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैसी होती है। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग क्या होती है, ब्रीदिंग कौन सी स्टेप में कंप्लीट होती है बेटा, ब्रीदिंग आपकी कंप्लीट हो रही 2 स्टेप में। 1 स्टेप वी कॉल्ड इनहेलेशन, अनदर स्टेप वी कॉल्ड एक्सहेलेशन, है ना। ब्रीदिंग कंप्लीट हो रही है 2 स्टेप में, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन inhalation is active process and exhalation is passive process. Inhalation is active process
एंड एक्सहेलेशन इज पैसिव प्रोसेस। ये क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस के लिए एटीपी खर्चा करना पड़ता है बॉडी को। मीन्स अगर मैं सांस ले रही हूँ तो मुझे सांस लेने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी का सांस लेते नहीं बनता। अगर मैं सांस छोड़ रही हूँ तो सांस छोड़ने के लिए मुझे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो जिस काम के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती दैट वर्क वी कॉल पैसिव प्रोसेस, एंड जिस वर्क के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है दैट वर्क वी कॉल एक्टिव प्रोसेस। तो ब्रीदिंग में इनहेलेशन की जो प्रोसेस है बेटा कैसी है? एक्टिव प्रोसेस है, और एक्सहेलेशन की प्रोसेस कैसी है? पैसिव प्रोसेस है। चलो, तो ब्रीदिंग स्टार्ट हो रही है आपकी नॉस्ट्रिल से। ब्रीदिंग स्टार्ट हो रही है आपकी नॉस्ट्रिल से। ये नोज है, स्टार्ट फ्रॉम नॉस्ट्रिल। मैं इसके साइड साइड आपका फ्लो चार्ट भी बना रही हूँ, फ्लो चार्ट भी आता है। सो दिस इज नॉस्ट्रिल, दिस इज योर विंड पाइप एंड दिस इज योर फूड पाइप। फूड पाइप पीछे से जाता है। ये माउथ है, दैट वी कॉल्ड विंड पाइप and that we call food pipe. Food pipe we also called esophagus and wind pipe we also called trachea. विंड पाइप वी अल्सो कॉल्ड ट्रकिया। तो ये नॉस्ट्रिल है, नॉस्ट्रिल से यहाँ से आपका ये विंड पाइप जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक विंड पाइप जा रहा है। और चेस्ट कैविटी में जो थोरेसिक कैविटी है यहाँ पे आपके लंग्स है लोकेटेड, तो लंग्स के अंदर आपका विंड पाइप एंटर हो रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फूड पाइप को छोटा कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें फिलहाल, विंड पाइप को ही बड़ा करते हैं। ओके, सो विंड पाइप एंड फूड पाइप जहाँ कॉमन ओपन होता है बेटा, ये मैंने बताया था आपको न्यूट्रिशन पार्ट में, जहाँ पे विंड पाइप एंड फूड पाइप कॉमन ओपन हो रही इस एरिया के अंदर, दैट वी कॉल्ड फेरिंग्स, दैट वी कॉल्ड फेरिंग्स। और जैसे ही उसने उसको क्रॉस किया तो यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा फूला हुआ रहता है आपका, जस्ट लैरिंग्स के नीचे वाला, फेरिंग्स के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ रहता है, दैट वी कॉल्ड लैरिंग्स, दैट वी कॉल्ड लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड या वॉइस बॉक्स। मीन्स एक्चुअली आवर वॉइस इज क्रिएटेड फ्रॉम द एरिया ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के वहाँ पे एयर का वाइब्रेशंस होता है और उस वाइब्रेशंस के थ्रू साउंड क्रिएट होता है, हमारी आवाज़ क्रिएट होती है। ओके, एंड देन नीचे वाला एज इट इज़ पार्ट, ये जो है नीचे वाला ये पार्ट है आपका क्या है बेटा? ट्रकिया है। नीचे वाला पार्ट है ट्रकिया है। ट्रकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, ट्रकिया आगे जाके डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, है ना। तो जो मेन ट्रकिया रहता है, इसे हम दूसरा नाम भी है उसका, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। और जब वो डिवाइड होता है तो दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकी, उसे कहा जाता है सेकेंडरी ब्रोंकी। मीन्स ट्रकिया और प्राइमरी ब्रोंकी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट वी कॉल द सेकेंडरी ब्रोंकी, दैट वी कॉल द सेकेंडरी ब्रोंकी। अब क्या हो रहा है देखो, एक ब्रोंकी, ये थोड़ा सा नाम मिटा देती हूँ मैं यहाँ से, एक ब्रोंकी एक लंग्स में जाएगी, ये एक ब्रोंकी एक लंग्स में जाएगी और ये दूसरी ब्रोंकी दूसरे लंग्स में जाएगी। ओके, थोड़ा मोटा छोटा हो गया, बट हमारा जो विंड पाइप है, हमारा जो ट्रकिया है, ये क्या है बेटा? मस्कुलर ऑर्गन है। और मस्कुलर ऑर्गन है तो सोचो अगर, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ स्किन है, फिर सोचो अगर यहाँ से किसी ने आपके गले के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया, गला दबा दिया, तो ये कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी है। गला दबा दिया तो ये जो विंड पाइप है कोलैप्स होने की पॉसिबिलिटी है, चॉक हो जाएगा और वहाँ पर डेथ की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रेशर से उसको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत पतला एरिया है, यहाँ पर दूसरा कोई सपोर्ट नहीं, उसको प्रोटेक्ट करने वाला कोई ढांचा नहीं है, आपका कोई हड्डियां नहीं है, तो इसको प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेज की रिंग रहती है, सी शेप कार्टिलेज, हाफ सी शेप है ना, सी शेप है, सी शेप है मीन्स ऐसा हाफ ही पार्ट है आपका, हाफ है ना, ये कार्टिलेज की रिंग रहती है, दैट वी कॉल्ड रिंग ऑफ कार्टिलेज।
एंड कार्टिलेज क्या है बेटा आपका? कार्टिलेज इज वन ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज स्ट्रॉन्गर देन मसल्स एंड सॉफ्टर देन बोन्स। कार्टिलेज ऐसा पार्ट है बॉडी का जो मसल से स्ट्रांग है बट बोन से आपका सॉफ्ट है। तो ये आपका विंड पाइप को, क्योंकि विंड पाइप मस्कुलर ऑर्गन है, तो विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है। और ये हाफ सी शेप ही क्यों है, फुल क्यों नहीं है? क्योंकि विंड पाइप के जस्ट पीछे क्या है आपका? ईसोफेगस है ना। विंड पाइप के जस्ट पीछे क्या है? ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस तो दब जाएगा ना, अगर पीछे की तरफ से भी पूरी रिंग कर दी तो ईसोफेगस दब जाएगा, ईसोफेगस में कोलैप्स हो जाएगा। तो हमें ईसोफेगस को डिस्टर्ब नहीं करना है, उसके फंक्शनिंग को डिस्टर्ब नहीं करना है। दैट्स वाई यहाँ पे सिर्फ हाफ सी शेप, अगर आप ऐसे गर्दन को हाथ लगाते हैं तो आपको फील भी होगा कि आपको कुछ तो भी ऐसे उठा वाला पार्ट आपको दिखाई देता है। दिखता कैसा? जनरली आपने बेसिंग के पाइप देखे होंगे, बेसिंग के पाइप में कैसे धारियाँ बनी रहती है ना, वैसी धारियाँ यहाँ पे बनी है ट्रकिया हाफ शेप से। कहाँ तक लिंक्ड है ये? प्राइमरी पूरी सेकेंडरी ब्रोंकी के ऊपर भी कार्टिलेज रिंग है। फिर सेकेंडरी ब्रोंकी अगेन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। जब वो लंग्स में जाती है सेकेंडरी ब्रोंकी तो डिवाइड हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, ये लंग्स है आपका, ये लंग्स है ना, और इधर से भी ये लंग्स है, लंग्स के अंदर ही मैंने नाम लिख दिया, इधर से भी ये लंग्स है। तो ये लंग्स से अंदर जाके डिवाइड हो जाती है, तो इसे कहा जाता है टर्शरी ब्रोंकी, इसे कहा जाता है टर्शरी ब्रोंकी। और ये कार्टिलेज रिंग कहाँ प्रेजेंट है? कार्टिलेज रिंग प्राइमरी ब्रोंकी के ऊपर भी प्रेजेंट है, सेकेंडरी ब्रोंकी के ऊपर भी प्रेजेंट है, और टर्शरी ब्रोंकी के ऊपर भी प्रेजेंट है। एंड टर्शरी ब्रोंकी फिर क्वाड्रिनरी ब्रोंकी के अंदर जाती है और छोटी छोटी पाइपलाइंस में डिवाइड हो जाती है। तो जैसे आपका सूखा पेड़ कैसे दिखाई देता है? सूखे पेड़ के ऊपर सिर्फ ब्रांचेस ही ब्रांचेस दिखाई देती है बेटा, छोटी छोटी टहनियाँ दिखाई देती है। वैसे आपकी लंग्स के अंदर ये ब्रोंकियोल्स का जाला बन जाता है, इस ब्रोंकियोल्स का पूरा जाला बन जाता है, सॉरी ब्रोंकी का पूरा जाला बन जाता है। तो इस छोटी ब्रोंकीज को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, इसे कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। ये छोटी ब्रोंकी को हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। और इस ब्रोंकियोल्स के पास फिर बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इस ब्रोंकियोल्स के पास बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? ये गुच्छे में होते हैं बेटा, जैसे अंगूर का गुच्छा दिखता है ना अपना, अंगूर कैसे दिखते हैं? अंगूर के गुच्छे, ये पूरी ऑल ओवर द ये होंगे, मिलियंस ऑफ द छोटे छोटे गुब्बारे होंगे, छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर होंगे आपके लंग्स के अंदर, मिलियंस ऑफ दम। तो ये एक ब्रोंकी के अंदर, ये जो एक ब्रोंकी है, मैं ये वाला पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, देखो ये एक ब्रोंकी है, ब्रोंकियोल्स, सॉरी ब्रोंकियोल्स। ये एक ब्रोंकियोल्स के ऊपर 8 से 10 ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़े रहते, 8 से 10 ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जुड़े रहते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्वियोली, सॉरी इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को कहा जाता है एल्वियोली। और उसमें से मैंने एक सिंगल लिया, एक सिंगल, अब मैं इसको फिर से जूम कर रही हूँ, तो जूम करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? ये उसकी ब्रांच, क्योंकि अंगूर को भी डंडी रहती बेटा, ये उसकी ब्रांच और ये सिंगल है ना, बलून लाइक स्ट्रक्चर, दैट वी कॉल्ड एल्वियोलस, दैट वी कॉल्ड एल्वियोलस। कंप्लीट बंडल को बोलेंगे एल्वियोली, एक सिंगल स्ट्रक्चर को बोलेंगे एल्वियोलस। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका इस लेफ्ट साइड का लंग्स है, ये है आपका लेफ्ट लंग, एंड ये है आपका राइट लंग, ये है आपका राइट लंग्स। 2 लंग्स है आपके पास, 2 पेयर में है। और लंग्स इज द हेवीएस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी, बिगेस्ट ऑर्गन एंड हेवीएस्ट ऑर्गन इन योर बॉडी। आपकी बॉडी का सबसे हेवीएस्ट पार्ट है, सबसे बड़ा पार्ट है। लोकेटेड कहाँ है? लंग्स इज लोकेटेड इन, लंग्स इज मस्क्यूलर, पिंक कलर, लोकेटेड in thoracic cavity क्या होती है? चलो देखते हैं।
थोरेसिक कैविटी क्या है? ये हमारी चेस्ट के अंदर जो लोकेटेड कैविटी है दैट वी कॉल थोरेसिक कैविटी, और इट इज कवर्ड बाय रिब केज. इट इज कवर्ड बाय रिब केज. 6th क्लास में हमको एक लेसन था जिसमें बोन से रिलेटेड था, लोकोमोशन एंड मूवमेंट से रिलेटेड. तो हमारे पास कितनी रिब्स है? टोटल 12 रिब है बेटा, और 12 रिब के से पूरा पिंजरा बना है जो पीछे से वर्टेब्रल कॉलम से जुड़ा है और आगे से यहाँ पे स्टर्नम से जुड़ा है. तो इस रिब केज के अंदर हमारे लंग्स प्रोटेक्टेड है, क्योंकि लंग्स कैसा है? मस्क्यूलर ऑर्गन है, डेलिकेट ऑर्गन है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी. अगर कुछ समय तक, कुछ घंटों तक अगर हमने रेस्पिरेशन ब्रीदिंग प्रोसेस नहीं की तो ब्रीदिंग न करने की वजह से डेथ होने की पॉसिबिलिटी है. तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है बॉडी का, तो ऑब्वियसली उस ऑर्गन को बॉडी स्पेशल प्रोटेक्शन देगी, है ना. और इसके साथ हार्ट भी रहता है. हम देखते हैं हार्ट कहाँ पे, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, आपका लंग्स भी एंड हार्ट भी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. अगर ये स्टॉप हो गए तो पूरी बॉडी अल्टीमेटली स्टॉप हो जाती है. तो इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को बॉडी स्पेशल सिक्योरिटी देगी. तो स्पेशल सिक्योरिटी किसकी देती है? स्पेशल सिक्योरिटी देती है बाय द रिब केज. रिब केज ये बोन्स का एक ढांचा है, बोन का एक पिंजरा है जो आपका लंग्स के आसपास लोकेटेड होता है, लंग्स के ऊपर लोकेटेड रहता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लंग्स कैसा है बेटा? मस्क्यूलर ऑर्गन है. ओके, ठीक है. लेफ्ट लंग. अब डायग्राम के अंदर आपको एक बात याद रखना है. कभी कभी क्या हो जाता है बेटा, एग्जाम में आपको डायग्राम देते हैं मीन्स, एंड वो बोलते हैं कि लेबल द डायग्राम. तो यहाँ पे बोलेंगे लेफ्ट लंग या राइट लंग पार्ट, लेफ्ट पार्ट ऑफ लंग्स या राइट लंग्स पार्ट. तो जब हम डायग्राम को देखते हैं तो डायग्राम की हमारी राइट साइड डायग्राम की लेफ्ट साइड होती है एंड हमारी लेफ्ट साइड डायग्राम की राइट साइड होती है. हमेशा याद रखना, नंबर देने में या नाम देने में, डायग्राम को आपका लेबल करने में मिस्टेक नहीं होगी बेटा. तो ये देखो, ये जो है ये मेरी कैसी है? ये मेरी राइट साइड है, तो डायग्राम की कौन सी होगी? लेफ्ट साइड है. और ये मेरी कैसी है? मेरी लेफ्ट साइड है, तो डायग्राम की कौन सी होगी? राइट साइड. तो ये हो गया लेफ्ट लंग, ये हो गया राइट लंग्स. ओके. और लंग्स के अंदर क्या है? एल्वियोली है, एंड एल्वियोली और एल्वियोलस दोनों में से कुछ भी आएगा तो राइट आंसर इज देयर. एल्वियोली और एल्वियोलस इज द एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन. इसको हम बोलेंगे एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेशन. मीन्स गैसियस एक्सचेंज एक्चुअली यहाँ पे होता है. कैसा होता है हम आगे देखते हैं. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स. एक्चुअली ये हमारे ह्यूमन लंग्स का स्ट्रक्चर है जहाँ पे ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है. लोकेटेड कहाँ है? थोरेसिक कैविटी. इसको प्रोटेक्शन किसने किया है? रिब केज ने. सॉरी, वन मोर थिंग, लेफ्ट लंग्स जो होता है ना बेटा, राइट लंग की तुलना में थोड़ा छोटा होता है एंड वजन भी कम होता है, उसका वेट भी कम होता है और छोटा भी होता है. क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट लंग के पास ये नीचे की तरफ एक नॉच होती है. लेफ्ट लंग में एक नीचे की तरफ नॉच होती है, KNOTCH, नॉच. नॉच मतलब एक छोटा सा खड्डा होता है, गड्ढा होता है, एक छोटा सा गड्ढा होता है. तो ये गड्ढा क्यों होता है? जिसकी वजह से उसका वेट भी कम होता है, साइज में भी छोटा हो जाता है. तो ये गड्ढा इसलिए होता है क्योंकि इस गड्ढे के अंदर हार्ट लोकेटेड है आपका. इस गड्ढे के अंदर आपका हार्ट लोकेटेड है. आप बोलते हैं ना आपका हार्ट किस साइड से, तो आपका हार्ट लेफ्ट साइड से, ऐसा बोलते हैं. तो लेफ्ट साइड से, तो ये लंग्स के लेफ्ट साइड में धंसा हुआ है. ये हम सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे एक्चुअल पोजीशन हार्ट की कहाँ होती है. बट ये लेफ्ट लंग के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा गड्ढा है, उसके अंदर आपका हार्ट आपका छुपा हुआ है, दबा हुआ है. और हार्ट भी मस्कुलर ऑर्गन है, सर्कुलेटरी सिस्टम को बिलोंग करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर पंपिंग ऑफ द हार्ट भी रुक गई तो डेथ होने की पॉसिबिलिटी है. तो रिब केज क्या करता है? रिब केज लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है. तो सपोज ये लंग्स है और इस लंग्स के अंदर यहाँ पे अंदर लोकेटेड आपका हार्ट है, तो इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन हार्ट को, ऊपर से रिब केज, ऊपर से लंग्स एंड देन उसके अंदर हार्ट, क्योंकि बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एंड अल्टीमेटली लाइफ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना प्रोटेक्शन दिया रहता है. तो हार्ट आपका लेफ्ट लंग्स की साइड में लोकेटेड रहता है. तो कार्डियक नॉच, इस नॉच को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, है ना. इस नॉच को बोलते हैं कार्डियक. कार्डियक नॉच क्यों बोलेंगे? क्योंकि कार्डियक
टिश्यू किसके पास होती है बेटा? हार्ट के पास होती है। लास्ट ईयर हमने देखा था टाइप्स ऑफ टिश्यू में कि कार्डियक आर द स्पेशल काइंड ऑफ द टिश्यू विच आर फाउंड ओनली इन हार्ट्स। तो कार्डियक टिश्यू हार्ट के पास होती है, दैट्स वाई इस नॉच को, क्योंकि यहाँ पे हार्ट लोकेटेड है इसलिए इसे कार्डियक नॉच कहा जाता है। सो दिस इज अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन लंग्स का कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि एक्सप्लेन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन लंग्स, पर इस नॉमेनक्लेचर के ऊपर, इस डायग्राम के ऊपर, या इस आपका क्या बोलेंगे हम, नॉमेनक्लेचर वर्ड इज नॉट प्रॉपर, दैट डायग्राम के ऊपर, इस लेबलिंग के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज होती है और ऑब्वियसली एल्वियोली के ऊपर भी आते हैं। तो चलो एल्वियोली का स्ट्रक्चर देखते हैं कि एक्चुअल ब्रीदिंग की प्रोसेस कैसी हो रही है। तो चलो देखते हैं प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैसी हो रही है। प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग कैसी हो रही है, चलो देखें कैसी हो रही है आपकी ब्रीदिंग की प्रोसेस है। देखो बेटा, ये मैंने कहा था कि मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बना के दिखा रही हूँ, तो मैं थोड़ा सा ये मिटा दूँ यहाँ से, तो फ्लो चार्ट आपका प्रॉपरली आ पाएगा, है ना। ये लेबलिंग यहाँ से मिटा रही हूँ बेटा। देखो, नॉस्ट्रिल के थ्रू हमने एयर का इंटेक किया, मीन्स इनहेलेशन लिया, तो नॉस्ट्रिल से एयर जाएगी नेजल पैसेज के अंदर, नेजल पैसेज के अंदर। ओके, नेजल पैसेज मीन्स ये जो छेद होते हैं नाक के, दैट वी कॉल्ड नॉस्ट्रिल। ये जो एरिया है यहाँ से पाइप जा रहा है, दैट पाइप वी कॉल्ड नेजल पैसेज। यहाँ का जो पाइप एरिया है उसे हम बोलते हैं नेजल पैसेज। नेजल पैसेज से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है? कॉमन पॉइंट ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप। क्या है? फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पाइप। फेरिंग्स से कहाँ जाएगा? लैरिंग्स। लैरिंग्स, क्योंकि फेरिंग्स के नीचे क्या लोकेटेड है? लैरिंग्स। एंड लैरिंग्स के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? लैरिंग्स के नीचे वाला पार्ट कहलाता है ट्रकिया। ट्रकिया, लैरिंग्स के नीचे वाला पार्ट कहलाता है ट्रकिया। ट्रकियाई को हम बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। ट्रकियाई को हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रोंकी। प्राइमरी ब्रोंकी में से कहाँ जाएगा? सेकेंडरी ब्रोंकी। सेकेंडरी ब्रोंकी से टर्शरी ब्रोंकी। टर्शरी ब्रोंकी नहीं भी लिखा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट लिख लेना। टर्शरी ब्रोंकी एंड टर्शरी ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स। टर्शरी ब्रोंकी से ब्रोंक्यूल्स। अब यहाँ पे नहीं आ रहा नीचे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बेटा ब्रोंक्यूल्स कहाँ पे ओपन हो रहे? ब्रोंक्यूल ओपन हो रहे एल्वियोली के अंदर। एल्वियोलस में सिंगल लिख रही हूँ ना, एल्वियोलस। और एल्वियोलस क्या है? बलून लाइक स्ट्रक्चर है। तो जैसे इनहेलेशन करते हैं नॉस्ट्रिल से नेजल पैसेज, नेजल पैसेज से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलस। इसके अंदर एयर जाएगी एंड ये बलून कैसे, जब बलून के अंदर हम हवा डालते हैं तो क्या हो जाता है? बलून फूल जाता है। तो ये बलून फूल जाएंगे। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो फूल जा रही है मीन्स कैसे हो रही है? आउटवर्ड जा रही है। चेस्ट कैविटी कैसे आ रही है? आउटवर्ड जा रही है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ से। तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिब केज है बेटा, इसके ऊपर रिब केज है, तो रिब केज कैसा जाएगा? रिब केज जाएगा आउटवर्ड। रिब केज कैसा जाएगा? आउटवर्ड। ऐसा बाहर की तरफ फूल जाएगा, बाहर की तरफ फूल जाएगा और चेस्ट कैविटी आपकी बड़ी हो जाएगी। बट इस रिब केज के साथ साथ ये जो नीचे है ना बेटा, लंग्स के नीचे एक कार्टिलेज की कवरिंग होती है जो लंग्स का सपोर्ट कर रही है, भारी ऑर्गन को सपोर्ट कर रही है, उसे कहा जाता है डायफ्रागम। इसे कहा जाता है डायफ्रागम। किससे बना है? कार्टिलेज का बना है। ये क्या करता है? ये लंग्स को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि भारी ऑर्गन है और दूसरे नीचे के बाकी के ऑर्गन नीचे लोकेटेड है, और ये सब भारी ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर जाएगा तो बाकी के ऑर्गन तो बेटा दब जाएंगे बेचारे। तो ये क्या करता है? उस डायफ्रागम उसको सपोर्ट दे रहा है। किसको सपोर्ट दे रहा है? लंग्स को सपोर्ट दे रहा है। और इसकी प्रेजेंस की वजह से बॉडी डिवाइड हो जाती है दो पार्ट में। डायफ्रागम के ऊपर वाले पार्ट को हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, डायफ्रागम के नीचे वाले पार्ट को हम एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। डायफ्रागम के ऊपर वाले पार्ट को हम थोरेसिक कैविटी बोलते हैं, डायफ्रागम के नीचे वाले पार्ट को हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। तो क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं तो ये जो है चेस्ट कैविटी बेटा, ये रिब केज है जो आउटवर्ड जाता है। रिब केज क्या होता है? आउटवर्ड जाता है। उसके डायग्राम में ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे, चलो देखते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा हौच पौच हो जाएगा आपको, तो डायग्राम के थ्रू ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये देखो, ये हमारा ट्रकिया,
ये सेकेंडरी ट्रक्यूल्स, सॉरी ब्रोंकी, और ये हमारा लंग्स, ये डायफ्रागम। ओके, तो ये देखो यहाँ से ये रिब केज है, ये स्टर्नम है, यहाँ पे ऐसा रिब केज है, ये रिब केज है आपका। ये बीच में से स्टर्नम आएगा, है ना। ज़्यादा हौच पौच हो रहा है क्या? फिर से देखते हैं, एक ही लंग्स ड्रॉ करते हैं। है ना बेटा, ये यहाँ से रिब केज है। मैं रिब केज पूरा नहीं बनाती हूँ, पूरा बनाऊंगी तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, है ना। और ये डायफ्रागम है। तो ये रिब केज क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है, ये ना बाहर की तरफ आ जाता है ये। और ये बाहर की तरफ जाता है तो ये डायफ्रागम ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर क्या बोलेंगे, अपवर्ड, है ना। तो जब हम सांस लेते हैं तो डायफ्रागम ऊपर की तरफ जाता है, रिब केज बाहर की तरफ जाता है, तो डायफ्रागम अपवर्ड एंड रिब केज आउटवर्ड एंड चेस्ट कैविटी बिकम एक्सपांड मीन्स फूल जाती है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इनहेलेशन कर रहे हैं। तो ये जो मूवमेंट है रिब केज की एंड डायफ्रागम की, इस मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए तो हमने इनहेलेशन प्रोसेस को क्या कहा, एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि इन प्रोसेस के लिए क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी खर्चा होगी जब भी तो जाके ये प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो पाएगी। और जब एक्सेलेशन होता है तब क्या हो जाता है, रिब केज नॉर्मल कंडीशन आ जाती है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में कैसी थी, पहले कैसी थी, आउटवर्ड गई, अब नॉर्मल कंडीशन में आएगी तो कैसी होगी, इनवर्ड आ जाएगी। डायफ्रागम कैसे गया था, पहले अपवर्ड गया था, अब नॉर्मल कंडीशन में आएगा तो कैसा होगा, डाउनवर्ड होगा। तो इनहेलेशन में पोजीशन ऑफ रिब केज कैसी होगी बेटा, आउटवर्ड एंड डायफ्रागम कैसा होगा, डायफ्रागम होगा अपवर्ड। और एक्सेलेशन में इनहेलेशन की स्पेलिंग में रॉन्ग क्यों करती हूँ बार बार, इनहेलेशन, ओके। एक्सेलेशन में रिब केज कैसा होगा, रिब केज होगा एक्सेलेशन में इनवर्ड एंड डायफ्रागम होगा डाउनवर्ड। ये चीज़ हमें याद रखनी है, किसके, ये चेस्ट कैविटी के ऊपर आपका क्वेश्चन प्रिपेयर्ड होता है। एंड दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ योर रेस्पिरेशन, दिस इज ब्रीदिंग, सॉरी, दिस इज योर फ्लो चार्ट योर ऑफ ब्रीदिंग। तो पता चल गया, अब हमने सांस ले ली, अब हमने एयर ली, सांस ली मतलब हमने क्या किया, एयर ली। अभी सिर्फ हम इनहेलेशन पे आते हैं, एक्सेलेशन प्रोसेस को अभी रोक देते। अब एल्वियोली के अंदर क्या हो रहा है देखते, चलो एल्वियोली के अंदर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं, है ना। अब मैं यहाँ पे सिंगल एल्वियोली ड्रॉ कर रही हूँ बेटा, इसके थ्रू देख रहे हैं। ये आपका लंग्स है, ये लंग्स के अंदर एक एल्वियोली है ना, ये एल्वियोली है। अब मैंने पूरा लंग्स को ड्रॉ नहीं किया। ये एल्वियोली क्या होती है बेटा, ये एल्वियोली ब्लड कैपिलरीज के जाले से पूरे घिरी हुई रहती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप मार्केट में फ्रूट्स लेने जाते हो तो फ्रूट्स के पास नेट लगी रहती है ना, फ्रूट के पास नेट लगी रहती है, नेट के अंदर आपके फ्रूट्स रखे रहते हैं। तो वैसे ही ये एल्वियोली है, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, ये कैपिलरीज के नेट के अंदर फंसी हुई है। तो इसके आसपास क्या है, इसके आसपास कैपिलरीज की नेट लगी है। हम वही कलर लेते हैं ना प्रॉपर। तो इस कैपिलरीज के पास एल्वियोली की नेट लगी हुई है, सॉरी कैपिलरीज की नेट लगी हुई है। तो ये जो कैपिलरीज है, ऐसी बहुत सारी कैपिलरीज यहाँ से जा रही है। और ये कैपिलरीज कैसे दिखाई देगी बेटा, ये कैपिलरीज आधी रेड और आधी ब्लू दिखाई देगी। ये आधी रेड और ये आधी ब्लू दिखाई देगी। ऐसा क्यों दिखाई देता है, चलो देखते हैं, है ना। अब मैं फिर से एल्वियोली को ड्रॉ कर रही हूँ, एक फिर से एल्वियोली को ड्रॉ करी हुई, मैंने एक एल्वियोली ड्रॉ करी। अब मैं ये कैपिलरीज, ये पूरे जाले को ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं एक नीचे की तरफ से एक ही कैपिलरी ड्रॉ करती हूँ कि ये जाले में हमें कन्फ्यूजन होता है। पर आपको पता होना चाहिए कि पूरा जालीनुमा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एल्वियोली आपकी धसी हुई है। तो मैंने यहाँ से ब्लड वेसल्स को ड्रॉ किया। ये ब्लड वेसल्स है आपकी, एक ब्लड वेसल्स है, इसको मैंने ड्रॉ किया। तो ये ब्लड वेसल्स इधर से आएगी
इधर से आई मीन्स ऑक्सीजन क्या कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड ला रही, तो ये क्या है, वेन है। कार्बन डाइऑक्साइड ला रही है मीन्स वेन के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, हमें पता है वेन कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये वेन आएगी और वेन इज डिवाइडेड इनटू कैपिलरीज, और वेन जब कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएगी तो ये कैसा दिखेगा आपको, आधा पार्ट रेड दिखाई देगा। तो ये रेड पार्ट किसका है बेटा, ये रेड पार्ट है वेन का। और जब वो गैदर हो जाएगी, मतलब यहाँ से आई थी और टूट के कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई तो वेन बनी, और जब गैदर होके फिर से एक बनेगी तो वो बनेगी आर्टरी, एक बनेगी तो वो कैसी हो जाएगी, आर्टरी। सॉरी मैंने गलत बनाया, ये आर्टरी रेड कलर की होती है ना, वेन ये कलर की होती है। वेन आएगी ब्लू कलर की एंड ये कन्वर्ट होगी आर्टरी के अंदर। कैसे देखते हैं, लंग्स के पास जब ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आता है, ब्लड लंग्स के पास क्यों आता है, ब्लड लंग के पास प्यूरिफिकेशन, ब्लड लंग के पास किसके लिए आता है बेटा, प्यूरिफिकेशन के लिए आता है। प्यूरिफिकेशन के लिए आता है मतलब ऑक्सीजन को मिक्स करने के लिए आता है। तो ये ब्लड वेन थी, वेन के अंदर कौन सा ब्लड था, वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है, हमने देखा है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर ब्लू क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, उसके अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बना वो ब्लड के अंदर आया। ब्लड के अंदर कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर आरबीसीज के साथ बाइंड हो जाएगा। रेड ब्लड के साथ, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकती है और रेड ब्लड सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकती है, दोनों को बाइंड कर सकती है। तो जब सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो ब्लड के साथ जाके बाइंड हो जाएगा और वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा पहले एंड देन हार्ट से लंग्स के पास आएगा। तो जब इस ब्लड कैपिलरीज में जब हम एयर लेते हैं, इनटेक करते हैं, मीन्स हमने क्या लिया, एयर लिया। हमने क्या लिया, एयर लिया। जब हम सांस ले रहे तो हमने क्या लिया, एयर लिया। और हमें पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है बेटा, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का परसेंटेज है 21%। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03%, है ना। नाइट्रोजन का परसेंट 78% एंड बाकी जो है रिमेनिंग बची हुई गैसेस है। पर नाइट्रोजन को लेने वाला सिस्टम हमारी बॉडी में है ही नहीं, नाइट्रोजन को ले ऐसा कोई सिस्टम हमारी बॉडी में है ही नहीं। तो जो नाइट्रोजन है वो जैसा का वैसा लंग्स के अंदर आ भी गया, एंटर भी हो गया, तो वो जैसा का वैसा रहेगा, जैसे का वैसा रहेगा। बट क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, O2 ज़्यादा होगा और CO2 कम होगा। O2 ज़्यादा होगा और CO2 कम होगा, कहाँ पे, एल्वियोली के अंदर। बट ये जो वेन के अंदर ब्लड आया, उस वेन के अंदर के ब्लड के अंदर क्या है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है। और जब भी कोई चीज़ों का एक्सचेंज होता है तो पार्टिकल्स की मूवमेंट क्या होती है, डिफ्यूजन प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा एल्वियोली के अंदर, यहाँ से जाएगा एल्वियोली के अंदर। और क्योंकि एल्वियोली के अंदर कार्बन ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कम है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है, तो ये ऑक्सीजन जाएगा इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर और ये आपका ऑक्सीजन मिक्स हो गया। और ये ब्लड कैसा था, ये इम्प्योर ब्लड था। इम्प्योर ब्लड बिकम्स प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड बिकम्स प्योर ब्लड। यहाँ से ये वेन थी, यहाँ पे आ गई तो क्या बन गई, यहाँ पे आ गई तो आर्टरी बन गई। आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो मीन्स इस एल्वियोली ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड को प्योर में कन्वर्ट कर दिया। बट क्या हो गया, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस कहलाती है, प्रोसेस कहलाती है मूवमेंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द ब्लड इज सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या बताता है हमें, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम हायर लेवल कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर लेवल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे वेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, एल्वियोली के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम था। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेन से एल्वियोली
के अंदर चला गया। एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था, बट ब्लड कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर से ब्लड के अंदर आ गया। तो यहाँ से आरबीसीज ने क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया। यहाँ से आरबीसीज ने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन को बाइंड किया। कौन कौन बाइंड करता है आरबीसीज का? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा और आपका मूव हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन प्रोसेस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो हम सांस ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं तो हमारी ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गया, और हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। तो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इनसाइड द एल्वियोली। एक्चुअल प्रोसेस कहाँ हो रही है बेटा? गैसियस एक्सचेंज की एल्वियोली के अंदर हो रही है, एल्वियोली के अंदर हो रही है। दैट्स वाई एल्वियोली इज कॉल्ड द साइट ऑफ रेस्पिरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद रखना है। साइट ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन इज एल्वियोली। ओके, तो यहाँ पे हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब ब्लड के पास ऑक्सीजन आ गया। अब ब्लड के पास कौन सा ब्लड है? ब्लड के पास जो ब्लड आया है आपका कैसा है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? सेल के पास जाएगा, और सेल क्या लेगी? जैसे सपोज ये सेल है, ये सेल के पास से ब्लड कैपिलरीज गई, तो इस सेल के ब्लड के कैपिलरीज के अंदर ग्लूकोज भी है, पायरो अमाइनो एसिड भी है, फैटी एसिड भी है और ऑक्सीजन भी है। और ये सेल क्या लेगी? ये सेल सभी चीज़ें लेगी, ग्लूकोज भी लेगी, अमाइनो एसिड भी लेगी, फैटी एसिड भी लेगी और ऑक्सीजन भी लेगी, ऑक्सीजन भी लेगी। एंड इस साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन के अब्सेंस में, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, देखते हैं प्रोसेस कैसी होती है। ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो इसके अब्सेंस में ज़रूरत नहीं है, पहले पायरूवेट में ब्रेक डाउन करेगी, और देन ये ऑक्सीजन कहाँ चलेगा? ये ऑक्सीजन चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ऑक्सीजन चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरूवेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और एटीपी रिलीज हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी के फॉर्म में एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है। कहाँ पे हो रही है? सेल के अंदर। रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आया? ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू। दैट प्रोसेस वी कॉल द सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्लियर? आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। सेल्यूलर रेस्पिरेशन एक्चुअल प्रोसेस कैसी होती है, ये आपका फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलो आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम, चलो देखते आगे की प्रोसेस क्या होती है। अब सेल के अंदर फिर से एक बार सेल्यूलर रेस्पिरेशन को देखते हैं। सेल के अंदर, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। तो इनसाइड द सेल में पहले क्या होगा? इन साइटोप्लाज्म। ये हमने ऑलरेडी एक बार देख लिया था, फिर से देखते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या था? साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज क्यों ले रही हूँ मैं बार बार? क्योंकि ग्लूकोज क्या है बेटा? एनर्जी गिविंग फूड, और हमें बनानी क्या है? हमें तो एनर्जी चाहिए। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया, अब्सेंस ऑफ O2। प्रोसेस कौन सी होगी? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। कहाँ पे हो रही? साइटोप्लाज्म के अंदर। बनेगा क्या? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरूवेट। पायरूवेट को पायरुविक एसिड भी कहा जाता है, पायरुविक एसिड भी कहा जाता है। तो किसी किसी बुक में पायरूवेट होगा, किसी किसी बुक में पायरुविक एसिड होगा, देयर इज नो कन्फ्यूजन। देन पायरूवेट कहाँ चला जा रहा है? पायरूवेट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल CoA। ये सिर्फ नाम हमें याद रखना है आपको, ये कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल CoA के अंदर, और एसिटिल CoA जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एसिटिल CoA जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या कर रहा है? एसिटिल CoA माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके क्या कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया की स्पेलिंग फिर रॉन्ग कर दी मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके वो क्या कर रहा है? वहाँ जाके क्रेब्स साइकिल कर रहा है।
क्रेब साइकिल एक प्रोसेस होती है। इस क्रेब साइकिल के अंदर क्या बन रहा है बेटा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ना, इस क्रेब साइकिल के अंदर बन रहा है NADH2 और FADH2। FADH2 NADH2 क्या है, ये ATP के बड़े भाई है। मीन्स ये टूट जाते हैं तो इससे बहुत सारे ATP निकलते हैं, ये टूटते हैं तो ये बहुत सारे ATP को जनरेट करता है। कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देन ये NADH2 FADH2 कहाँ पे जाएंगे, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे। ये जाएंगे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। और माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के पास क्या होगा, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऐसी चेन जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, किसके इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, NADH2 के और FADH2 के। कैसे करती है वो हायर क्लासेस में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान वो क्या कर रही है, ATP बना रही है। अल्टीमेटली वो क्या बना रही है, इसको ब्रेक डाउन करके ATP बना रही है। प्रोसेस कहाँ हो रही है, आधी प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म में, आधी प्रोसेस हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में। स्टेप्स कितनी है प्रोसेस की, फर्स्ट स्टेप कहलाती है, ये स्टेप है आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक साइटोप्लाज्म में हो रही है, दैट वी कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, उसे हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। और माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में हो रही है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन में कैसी होती है, चलो देखते हैं। उसके लिए हमें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की एक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन इंटायर होती है और इनर मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड होती है। इनर मेम्ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ फोल्ड होती है, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये साइटोप्लाज्म, ये सपोज सेल है आपकी, ये सेल का साइटोप्लाज्म है, तो ये सेल का साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट होगा, यहाँ पे पाइरुवेट होगा, पाइरुवेट कन्वर्ट होकर कोई आएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, मतलब साइटोप्लाज्म रीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के, और यहाँ पे क्रेब साइकिल होगी। माइटोकॉन्ड्रिया के इस रीजन में क्रेब साइकिल होगी और क्रेब साइकिल से बन रहा है NADH2 FADH2। और ये NADH2 FADH2 इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर जाएंगे टूटने के लिए, और यहाँ पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, यहाँ पे होगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो एक्चुअली यहाँ पे 2 ATP निकल रहे हैं और बाकी के 38 में से 2 गए, 36 ATP ये 2 साइकिल से निकल रहे, क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ATP निकल रहे हैं 1 ग्लूकोज से, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है बेटा, पावर हाउस ऑफ सेल। और यहाँ पे आपकी 3 स्टेप के अंदर आपकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस। एक सिंगल मॉलिक्यूल का, सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट ऑक्सीडेशन 3 स्टेप्स में हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, क्लियर दैट कंप्लीट प्रोसेस वी कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो चलो देखा, ये तो हमने देखा ह्यूमन बीइंग के बारे में। सो व्हाट अबाउट प्लांट, बेटा प्लांट के अंदर भी सेम है। ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस है ना, ये ईस्ट में कैसी होती है तो मैंने बताई थी आपको, अनेरोबिक होती है। ईस्ट के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है ना, तो इसमें अनेरोबिक होती है, तो मैंने बता दिया। व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कैसी होगी, प्लांट्स के अंदर भी रेस्पिरेशन प्रोसेस सेम होगी। मीन्स उनके अंदर भी ग्लाइकोलिसिस होगा, क्रेब साइकिल होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, और उसके थ्रू वो एनर्जी बनाएंगे, उसके थ्रू वो क्या करेंगे, एनर्जी को जनरेट करेंगे। डिफरेंट क्या होता है वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज का। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज, जैसे हमारे अंदर ब्रीदिंग के लिए नॉस्ट्रिल होते हैं, तो प्लांट के पास तो कोई नोज नहीं होती, नॉस्ट्रिल नहीं होती, तो उनका गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होगा बेटा, उनका गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होगा, प्लांट का गैसियस एक्सचेंज अगर लीफ है तो प्लांट के लीव्स के अंदर और लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। अगर स्टेम पार्ट है तो स्टेम के ऊपर छोटे छोटे पोअर्स होते हैं, दैट स्टेम एंड रूट दोनों के ऊपर, रूट के ऊपर भी उसके ऊपर छोटे छोटे पोअर्स होते हैं, दैट पोअर्स वी कॉल लेंटिकल्स,
दैट पोर्स वी कॉल्ड लेंटिकल्स। तो लेंटिकल्स और स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज इनसाइड द प्लांट होता है। देन आपको फिशेज का भी पूछा जाता है। फिशेज में गैसियस एक्सचेंज करने के लिए गिल्स होती है। फिशेज में गैसियस एक्सचेंज करने के लिए गिल्स होती है। आपका फ्रॉग जो है बेटा, फ्रॉग एम्फीबियन है, फ्रॉग में गैसियस एक्सचेंज होता है स्किन के थ्रू। उसकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन के थ्रू होता है। ये फ्रॉग में भी होता है और ये अर्थवॉर्म में भी होता है। अर्थवॉर्म में भी स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उनके, ब्रीदिंग हो रही, सॉरी ब्रीदिंग ऑर्गन है। एंड वन मोर पूछा जाता है इंसेक्ट का। इंसेक्ट में गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ट्रकीओल्स के थ्रू, ट्रकीओल्स। इसमें स्पेशली कॉकरोच का दिया है आपके सिलेबस में। कॉकरोच में जो कॉकरोच मीन्स ऑल इंसेक्ट, बेटा सिर्फ कॉकरोच नहीं, आप स्पाइडर ले लो, मॉस्किटो ले लो, है ना, बटरफ्लाई ले लो। ऑल इंसेक्ट के अंदर ट्रकिया रहता है। जैसे हमारी बॉडी में ट्रकिया रहता है, वैसे उनकी बॉडी में ट्रकीओल्स रहते हैं, छोटे छोटे पाइप होते हैं, उसको ट्रकीओल्स कहा जाता है। तो उस ट्रकीओल्स के थ्रू उनका गैसियस एक्सचेंज होता है। तो ये गैसियस एक्सचेंज अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का होता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है बेटा आपका कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द गैसियस एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल प्लांट एंड एक्वेटिक प्लांट। चलो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बनता है। डिफरेंस इन गैसियस एक्सचेंज ऑफ एक्वेटिक प्लांट, सॉरी एक्वेटिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं हम, एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल। पहले तो आप मुझे बताइए कि एक्वेटिक एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन कौन सा अवेलेबल होगा? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। एक्वेटिक एनिमल्स है तो वो पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके पास ऑक्सीजन कौन सा होगा बेटा? उनको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलेगा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा, वाटर के अंदर डिजॉल्व होगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैसा है? गैसिस फॉर्म में, गैस फॉर्म में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होगा। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी गैसियस ऑक्सीजन की क्वांटिटी में कम है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी गैसियस ऑक्सीजन की क्वांटिटी में कम है। पर उनको तो क्या, एक्वेटिक एनिमल को ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पर क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम है तो वो रेस्पिरेशन प्रोसेस, ब्रीदिंग प्रोसेस फास्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? ब्रीदिंग फास्ट होगी, ब्रीदिंग फास्ट, और यहाँ पे ब्रीदिंग स्लो। स्लो है मीन्स बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है, एक्वियस की तुलना में स्लो है। एक्वियस ऑर्गेनिज्म की तुलना में टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ब्रीदिंग स्लो होती है। इसका एग्जांपल एक बता रही हूँ, जो ह्यूमन बीइंग है बेटा, ह्यूमन बीइंग में, इन ह्यूमन में हमारा ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग रेट क्या है हमारा? ब्रीदिंग 16 to 18 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर हम 16 to 18 टाइम्स इनहेल करते हैं और एक्सहेल प्रोसेस करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो यहाँ पे ब्रीदिंग रेट कैसा होता है हमारा? 16 to 18 टाइम्स है। तो ऑब्वियसली इनका ब्रीदिंग फास्ट है हमारे की तुलना में, तो ये क्या होगा? पर मिनट ज़्यादा होगा। यहाँ पे 16 से 18 बार है, वो 20 से 25 बार होगा, 27 बार होगा, 28 बार होगा, 30 बार होगा, जो भी होगा आपका, है ना। एक्चुअल रेट तो हमें नहीं पता, बट जो भी होगा तो हमसे तुलना में ज़्यादा, हमारी तुलना में तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कैसी हो जाती है बेटा? कम हो जाती है, जिसकी वजह से। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन प्रिपेयर होता है कि वाई द ब्रीदिंग रेट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स is more than the terrestrial animal, because of the availability of the oxygen, dissolved oxygen is less in quantity than the atmospheric oxygen. Okay, one question is your completed here. So ये हमारा breathing से related है. Okay, one more thing, प्लांट जो करते हैं ना बेटा, प्लांट हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पर रेस्पिरेशन के लिए भी प्लांट ऑक्सीजन ही लेते हैं।
प्लांट रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन ही लेते हैं। मीन्स ऑक्सीजन के लिए रेस्पिरेशन के लिए स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं एंड ब्रीदिंग प्रोसेस में इन एक्सहेलेशन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, पर वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस करते हैं। मीन्स दिन के समय वो ऑक्सीजन भी ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर छोड़ते हैं उतना पूरा का पूरा फिर से लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। पर क्योंकि रात के समय लाइट प्रेजेंस नहीं होती है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो रात के समय क्या होगा, सिर्फ रेस्पिरेशन करेगा। तो रात के समय प्लांट भी रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, हम भी रेस्पिरेशन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जाता है बेटा, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय हमें प्लांट के पास नहीं जाना चाहिए। रात के समय प्लांट के पास क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्लांट सोए रहते हैं, प्लांट को हाथ नहीं लगाना चाहिए। प्लांट कोई सोते वोते नहीं है मेरे बच्चा, प्लांट कोई सोते नहीं है, पर क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, हम भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो व्हाट वी फील सफोकेशन। तो इस कंडीशन से बचने के लिए हम रात के समय प्लांट के पास नहीं जाते। Okay, so this is all about the respiration process of human being, respiration process of the plants and other organisms also। कंप्लीट किस फॉर्म में हो रही है, 2 स्टेप में हो रही है। एक कहलाती है ब्रीदिंग, दूसरी कहलाती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, ब्रीदिंग में हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एंड ऑक्सीजन का, जो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोज है हमारी बॉडी में उसको ऑक्सीडाइज्ड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडाइज्ड करते हैं मतलब ब्रेक डाउन करते हैं और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसा कंपाउंड है, एनर्जेटिक कंपाउंड है। और अगर मैंने इसमें से एक फॉस्फेट को हटा दिया तो क्या बनेगा, एडीपी। और एडीपी कैसा है, एनर्जी लेस कंपाउंड। ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इस रिएक्शन में आपको कहीं कहीं एडीपी एटीपी देखने को मिलेगा। एक एडीपी जब आईपी के साथ बाइंड हो जाता है, आईपी मीन्स इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब एक एडीपी आईपी के साथ बाइंड हो जाता है तो एटीपी बनता है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कंबाइंड विद इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू फॉर्म एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट कैसा है, एनर्जी कंपाउंड है, एनर्जेटिक कंपाउंड, और एडीपी इज द एनर्जी लेस कंपाउंड। क्लियर अबाउट द रेस्पिरेशन। आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे, पूरा क्लियर कट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है बेटा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपके कुछ डाउट्स है, क्वेश्चंस है, तो डाउट्स क्वेश्चन भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ लाइफ प्रोसेस का जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, उसके साथ नए वीडियो के साथ हम आएंगे। थैंक यू एवरीवन एंड बाय एवरीवन, टेक केयर।